दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत हमारे YouTube चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और दोस्तों हमारी जो बीकॉम की सीरीज़ चल रही है उसी बीकॉम की सीरीज़ में आज हम लेकर के आए हैं आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग वित्तीय लेखांकन के इम्पोर्टेंट प्रश्न। वो प्रश्न जो एग्ज़ाम में इस बार आने की पूरी संभावना है, और संभावना नहीं 99% आपको यही सारे प्रश्न मिलेंगे यदि इन प्रश्नों में से आपको मैंने मात्र 6 लॉन्ग क्वेश्चन दिए हैं और 12 शॉर्ट क्वेश्चन दिए हैं। 6 में से आपको 3 सॉल्व करने के लिए अगर थ्योरी में आते हैं या 4 आते हैं तो हमारे 6 में से ही आपको चारों मिलेंगे। गारंटी है इस बात की कि आप इनको अगर अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो पेपर में आपको प्रॉब्लम नहीं हो सकती। जिस दिन पेपर दे करके आओ उस दिन मुझे कमेंट जरूर कर देना कि सर आपका बताया हुआ वास्तव में सब आया या नहीं आया। और शॉर्ट क्वेश्चंस में मैंने जो 12 दिए हैं इनमें से 1-2 न्यूमेरिकल भी शॉर्ट में आने की संभावना है इस बार। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ थ्योरी रखे हैं। लॉन्ग में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उनके लिए मैं चैप्टर बता दूंगा, और जो चैप्टर के साथ में मैंने इंपॉर्टेंट प्रश्न भी बनाए हैं वो भी अगर आप तक पहुंचाना होगा तो एक माध्यम आपको दे दूंगा जिसके थ्रू वो क्वेश्चन आपके पास पहुंच जाएंगे। दोस्तों फाइनेंशियल अकाउंटिंग बहुत सरल है। इसका नाम हिंदी में वित्तीय लेखांकन है और अंग्रेजी में फाइनेंशियल अकाउंटिंग। होता क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, समझते हैं। देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 शब्दों से मिलकर के बना है, फाइनेंशियल प्लस अकाउंटिंग। फाइनेंशियल का मतलब होता है रुपए पैसे से, और अकाउंटिंग का मतलब है कि जो हमारा बिजनेस चल रहा है, जो हम व्यापार कर रहे हैं, उसमें सुबह से लेकर के और रात तक जितने भी कस्टमर्स हमारे यहाँ से लेन देन करते हैं उनके लेन देन का सीरियल नंबर के साथ में रिकॉर्ड तैयार करना, और वो रिकॉर्ड इस तरह से तैयार करना कि जरूरत पड़ने पे तुरंत उसकी जानकारी प्राप्त हो सके। इसी को हम अकाउंटिंग कहते हैं। अब रुपए पैसे की अकाउंटिंग हो रही है इसलिए इसको हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों समझ गए होंगे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग या वित्तीय लेखांकन क्या है। वित्तीय लेखांकन का मतलब बिजनेस में जितना भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, जितने लेन देन हो रहे हैं, इनको एक सिस्टम से लिखना हमारा वित्तीय लेखांकन कहलाता है। ये आपके चैप्टर का नाम है, यही आपकी बुक का भी नाम होगा, वित्तीय लेखांकन। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर जितने भी पैसे आते हैं और जितने भी पेमेंट किए जाते हैं दोनों का लेखांकन होता है किसमें, वित्तीय लेखांकन में। अब दोस्तों चलते हैं उन प्रश्नों की ओर, क्योंकि मैं बिल्कुल भी आपका 1 सेकंड खराब नहीं करता। बहुत से चैनलों पे बहुत टाइम बर्बाद किया जाता है, हमारे चैनल पे आपके टाइम की वैल्यू, आपकी वैल्यू पूरी रखी जाती है। और यही कारण है कि बहुत छोटे समय में, बहुत कम समय में आपने बहुत सारा हमें प्यार दिया, और आपके जो अच्छे कमेंट्स हमारे लिए मिलते हैं मैं सबको पढ़ता हूँ और सबके मैं रिप्लाई भी देने की भी प्रयास करता हूं। तो दोस्तों जुड़े रहें हमसे, और ये जो चैनल है सिर्फ और सिर्फ आपके सफलता के लिए ही नहीं बल्कि आपको एक अच्छा ज्ञान और ज्ञान देने के बाद में कामयाब होने के उद्देश्य से बनाया गया है। जो आप में भी समझदारी है, आप समझ चुके होंगे कि इस चैनल की पहले की जो वीडियोस हैं आपने देखी होंगी, अगर ना देखी हो तो देख लीजिए। कॉमर्स क्या है ये हमारे चैनल से आपको मिलेगा, कैसे करके पेपर सॉल्व करना ये हमारे चैनल में वीडियो प्लेलिस्ट में जाइए, सारी वीडियोज आपके काम की आप मिलेंगी, कोई वीडियो टाइम पास वाली नहीं मिलेगी। दोस्तों अब हम चलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसे वित्तीय लेखांकन हिंदी में कहते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिख दिए हैं, जिससे हमारे जो इंग्लिश मीडियम के फ्रेंड्स हैं उनको दिक्कत ना हो, हिंदी मीडियम वाले हैं उनको भी दिक्कत ना हो, क्योंकि पेपर भी हमारा बोथ लैंग्वेज में आता है, इंग्लिश एंड हिंदी में। तो यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए मैंने कंबाइंड करके लिख दिया है। ओके, एक प्रश्न आपके बहुत काम का है, इनके आंसर आप ढूंढिए। अगर किसी प्रश्न का आंसर नहीं मिलता है तो अपने ऑफिस का मैं नंबर दे दूंगा, जहां से वीडियो के माध्यम से या आपको पीडीएफ के माध्यम से इनके आंसर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ओके, मैं बाद में नंबर आपको दे दूंगा। पहले देखेंगे, समझेंगे क्वेश्चनों को, और इनके बारे में थोड़ा मैं समझाता भी चल रहा हूं, जिससे आपको यह पता चल जाए कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। ओके, यानी बेस का है, इन प्रश्नों का बेस क्या है। सबसे पहला प्रश्न दोस्तों आपको हर बार मिलता है, इस बार भी मिलेगा, कि लेखांकन किसे कहते हैं। कभी कभी वित्तीय लेखांकन करके आ जाता है, कभी कभी सिर्फ लेखांकन करके आता है। लेखांकन का मतलब होता है कि जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उन सबको रिकॉर्ड करना एक सिस्टम से, एक सीरियल नंबर के साथ में, डेट वाइज, ओके, और विद अमाउंट। ये हमारा क्या होता है, लेखांकन। जब वित्तीय लेखांकन शब्द लिख करके आ जाता है तो वहां पर रुपए पैसे के लेखांकन की सिर्फ बात होगी, और लेखांकन लिख करके आएगा तो लागत लेखांकन, वित्तीय लेखांकन, कर लेखांकन, सामाजिक लेखांकन सभी की बात होगी।
ओके, ये डिफरेंस है लेखांकन में एंड वित्तीय लेखांकन में। दोस्तों ये बीकॉम कुछ यूनिवर्सिटी ने बीकॉम पार्ट 1 में रखा है और कुछ ने पार्ट 2 में रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर अधिकांश यूनिवर्सिटियों ने इसे बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स के पार्ट 1 में ही रखा है। ओके, तो उस उद्देश्य से इसको हम तैयार करते हैं। और यहाँ पर लेखांकन किसे कहते हैं इसका मतलब आप समझ चुके हो। इसके क्या उद्देश्य हैं? अरे भैया, लेखांकन के कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं? देखो, व्यवसाय सही से चलता रहे, हिसाब किताब बढ़िया रहेगा, लाभ हानि का हमें पता चलता रहेगा, भविष्य की योजनाएं जो प्लानिंग करेंगे उसका भी पूरा पता चलता रहेगा हमारे लिए, और कस्टमर्स की जो जानकारी है वो भी पता चलती रहेगी, कितना स्टॉक है इसका भी पता चलता रहेगा, कितना पेमेंट आ रहा है इसका भी पता चलता रहेगा, कितनी सेल हमारी इंक्रीज हो रही है पहले की अपेक्षा ये भी पता चलता रहेगा, और कितना हम आगे बढ़ रहे हैं या लॉस में जा रहे हैं ये भी पता चलता रहेगा। ये हमारे मेन ऑब्जेक्ट्स हैं किसके? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के या अकाउंटिंग दोनों के। ओके, लेखांकन के सिद्धांतों, देखिए सिद्धांतों, मान्यताओं एवं अवधारणाओं को समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 3 में से 2 चीजें पूछी जाती हैं। कौन सी पूछी जाती हैं? और दोस्तों पेपर मैं सेट नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट निकालता हूं। इंपॉर्टेंट निकाल लिया है, आप तीनों को तैयार कर लीजिएगा, जो भी पूछेगा आप बता दीजिएगा। अंग्रेजी में है व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या है। What are objects of accounting? अकाउंटिंग के ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? Write about the accounting concepts, principles and accounting conventions। तो इनके बारे में आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश में तैयार करना है, हिंदी मीडियम वालों को हिंदी मीडियम में तैयार करना है। लेकिन मैं जो समझा रहा हूं उम्मीद है कि सब लोग समझ रहे होंगे। सेकंड क्वेश्चन है अधिकार शुल्क। दोस्तों यहां से आपको न्यूमेरिकल ज्यादातर मिलने की चांसेस रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर न्यूमेरिकल अगर नहीं आ पाता है तो ये प्रश्न थ्योरी में होता है 100%। इस वाले चैप्टर से करीब 25-30 नंबर का हर साल आता है। ओके, एक लॉन्ग क्वेश्चन और एक शॉर्ट क्वेश्चन, इससे दोनों क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। कभी कभी तो अल्टरनेटिव भी यहीं से रखा हुआ होता है दोस्तों। तो अधिकार शुल्क किसे कहते हैं ये समझेंगे। देखिए, अधिकार शुल्क और किराया ये बच्चे एक समझते हैं, भैया एक नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं। हमारे चैनल पे जाइए और पूरा चैप्टर आपको ये मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर संक्षेप में बता दूं, अधिकार शुल्क का मतलब क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी भी अपनी स्किल पर, संपत्ति पर, अपने द्वारा किए गए किसी कार्य पर विशेष अधिकार रखता है, उस अधिकार को जब किसी अन्य व्यक्ति को सौंपा जाए तो उसके बदले जो शुल्क लिया जाता है उसे अधिकार शुल्क कहते हैं। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं है। मैं किताब लिख सकता हूं, मेरी योग्यता है कि मैंने किताब एक लिखी और अपनी योग्यता के आधार पर उस किताब को पब्लिश कराया। पब्लिश कराने के बाद में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया हो। अब मैंने जो अपनी स्किल है, योग्यता है, किताब लिखने का अधिकार है, वो किसी किताब छापने वाले को दे दिया। तो छापने वाले ने जितनी वो प्रतियां छापी होंगी उस प्रतियों को वो बेचेगा, तो उन प्रतियों पर हमारे हिस्से का जो शुल्क है वही अधिकार शुल्क कहलाता है। छाप वो रहा है, शुल्क हम ले रहे हैं, इसका मतलब है कि वहां पर क्या है कि हमारे अधिकार का वो प्रयोग कर रहा है, उसका शुल्क दे रहा है। और दोस्तों इन चीज़ों में कोई पता नहीं होता है। जैसे खान के जो सवाल आते हैं, माइंस के जो सवाल आते हैं, कोयले की खानें होती हैं, पत्थर की खानें होती हैं, मिट्टी निकालने का कार्य होता है, किसी को नहीं पता होता कि इसमें इतना माल है, कितना माल निकलेगा कितना नहीं। इसीलिए वहां पर प्रति टन, प्रति के आधार पर रॉयल्टी फिक्स कर दी जाती है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, विशेषताएं मैंने वीडियो बना रखी है, आप देख लीजिएगा। अधिकार शुल्क का लेखांकन कैसे होता है? लेखांकन दोस्तों इसमें क्या होता है, एक तो एनालिसिस टेबल बनती है, उसके साथ में आपको अकाउंट बनाने पड़ते हैं, जिसमें शॉर्ट वर्किंग अकाउंट है, लैंडलॉर्ड अकाउंट है और रॉयल्टी अकाउंट है। ये 3 अकाउंट तो मेन है ही, और चौथा बैलेंस शीट भी बनाने के लिए आ जाती है। ओके, तो किराए में और अधिकार शुल्क में क्या अंतर है? किराया हमेशा मूर्त वस्तुओं का दिया जाता है। जैसे मान लीजिएगा रूम है, ठीक है, किराए पे दे दिया जाए। कोई मशीन है, किराए पे चली जाएगी, ठीक है। यानी वो चीज़ें जो हमें दिखाई देती हैं उन सबके जिनका हमें पूरा फिक्स पता होता है तो उनके बदले तो किराया दिया जाता है। लेकिन जो चीज़ें अमूर्त होती हैं और संपत्ति के ही रूप में होती हैं, उनके बदले में जो शुल्क मिलता है वो अधिकार शुल्क होता है। ओके, अगला है हमारा किराया, क्रय पद्धति एवं किस्त। हाँ, अंग्रेजी में इसको देख लेंगे। व्हाट इज रॉयल्टी, गिव इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सप्लेन अबाउट द रॉयल्टी अकाउंटिंग। रॉयल्टी अकाउंटिंग के बारे में आपको लिखना है। और दोस्तों पेपर में ये प्रश्न थोड़े बहुत लैंग्वेज में, भाषा में आगे पीछे हो सकते हैं। अगर आप हिंदी और अंग्रेजी में दोनों पढ़ के देखोगे 100% समझ जाओगे, प्रश्न यही होंगे। ओके, हो सकता है भाषा थोड़ी सी घुमा दें।
यहां पर किराया क्रय पद्धति एवं किस्त भुगतान पद्धति का अर्थ व अंतर लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। किराया क्रय पद्धति और किस्त भुगतान पद्धति में क्या अंतर है दोस्तों, समझेंगे। किराया क्रय पद्धति यानी हमने कोई भी एक मशीन समझ लीजिए, एग्जाम्पल के लिए कोई भी मशीन आपको हमने बेची और बेचने के बाद में हमने एक विकल्प रख दिया कि भैया ले जाओ खरीद के, और खरीद के ले जाने के बाद में चला के देख लो, और चलाने के बाद में अगर पसंद नहीं आए तो हम वापस कर लेंगे। यानी पैसे जो आपने जमा कर दिए वो तो नहीं देंगे, लेकिन मशीन अपनी वापस ले लेंगे, और आपके द्वारा जो भी किराया पे कर दिया होगा उसको हम उस मशीन का प्रयोग करने का किराया मान लेंगे। तो इसी को हम कहते हैं किराया क्रय पद्धति, हायर परचेज सिस्टम। लेकिन किस्त भुगतान पद्धति क्या होती है, इसमें क्या होता है कि हमने अगर कोई मशीन आपको बेच दी और आप खरीद ले गए, तो आपको समझ में आए ना आए कुछ भी हो, हम उसे वापस नहीं लेंगे, और उसका जो पेमेंट है किस्तों में वो आपको चुकाना ही होगा। और आप बाद में अगर पसंद नहीं आ रहा किसी और व्यक्ति को तो बेच सकते हैं, ठीक है, और जो भी पैसा ड्यू होगा वो आपको पेमेंट तुरंत करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होती है हमारी किस्त भुगतान पद्धति। किराया क्रय पद्धति में माल वापसी की गारंटी होती है, यानी आप वापस कर सकते हो। किस्त भुगतान पद्धति में वापस नहीं कर सकते हो। किस्तें नहीं चुकाओगे तो आपका जो भी संपत्ति है वो छीन ली जाएगी, पैसे की वसूली कर ली जाएगी, वो अलग बात हो गई, लेकिन आप अपनी इच्छा से उसको वापस नहीं कर सकते। बट किराया क्रय पद्धति में एक सबसे बड़ा फायदा यही है कि जो हमारे किसी चीज़ को परचेज करके लाए हैं वो पसंद नहीं आ रहा है तो उसको वापस करेंगे। दुकान वाला ये नहीं कह सकता कि नहीं अब हम वापस नहीं करेंगे। अच्छा, explain the meaning and difference of hire purchase and installment payment system. Write about the merits and demerits of both methods. दोनों मेथडों के आपको गुण और दोष लिखने हैं भैया, अच्छाइयाँ और बुराई लिखनी है। देखो, किस्त भुगतान पद्धति और किराया क्रय पद्धति की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ बहुत आसान है, बस एक बार पढ़ तो लीजिए, तुरंत समझ में आ जाएगा। दो एक मैं बता देता हूँ क्योंकि वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों, ये पूरा समझाना है, ठीक है। गुण, पहले हम बात करते हैं किराया क्रय पद्धति के। गुण ये हैं कि भैया जब हमें वस्तु पसंद आएगी हम उसको रखे रहेंगे, खराबी आ गई तुरंत वापस कर देंगे, अपनी इच्छा के अनुसार हम मतलब अपने कार्यों की पूर्ति करेंगे, ठीक है। और जो मशीन है हमारे यूजेबल नहीं है या लाने के बाद में हमारा मन नहीं है तो वो हम जाएगी, और जो पेमेंट किया है बस वही हमें देना है, वही चला जाएगा, शेष हमारा नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन दोष भी हैं इसमें। दोष में क्या है, वस्तुएं बहुत जल्दी लोग वापस कर देते हैं, ठीक है। तो नई वस्तुएं कम, पुरानी की संख्या ज़्यादा हो जाती है, पुरानी वस्तुएं बेचने में दिक्कत आती है, ठीक है। और जो विक्रेता होता है कभी कभी मानसिक परेशान हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे इसके क्या हैं, दोष भी हैं। और किस्त भुगतान पद्धति के ठीक उल्टे कर दीजिएगा इसके। अगला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको मैं बोलूंगा, इससे जरूर आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों मिलते हैं। देखिए दो चैप्टर ऐसे, दो तीन चैप्टर। देखिए एक तो समुद्री यात्रा खाता वाला, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। रॉयल्टी है, दिवालिया है, समुद्री यात्रा खाते हैं, ये तीन ऐसे चैप्टर हैं जिनसे खूब अच्छे प्रश्न आते हैं, ओके। और जहां पर भी आप कोचिंग पढ़ रहे हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो, जो सर ने बताया वो तैयारी तो करिए ही करिएगा। हम जो बता रहे हैं उस पर आप विशेष फोकस करके देखिए, आपको 100% अगर परसेंटेज में अगर इंक्रीमेंट ना मिले तो आप शिकायत हमसे करिएगा। मैंने एक वीडियो भी बनाई है कि यूनिवर्सिटी का पेपर कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक, वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पर दिवालिया खाते से आप क्या समझते हो? अरे दिवालिया का मतलब क्या होता है, वह व्यक्ति जिसके कर्ज ज़्यादा हो गए हों और संपत्तियां कम हो गई हों और न्यायालय द्वारा एक प्रमाण पत्र दे दिया गया हो कि नहीं, ये घोषित कर दिया गया हो कि ये व्यक्ति दिवालिया है, तब हम उसको क्या कहेंगे, दिवालिया कहेंगे। तब तक दोस्तों नहीं कह सकते उसकी संपत्तियां कम, कर्जे ज़्यादा हो गए, नहीं नहीं नहीं, ये तब तक दिवालिया घोषित नहीं किया जा सकता है, कहा जा सकता है जब तक न्यायालय उसको दिवालिया घोषित ना कर दे। न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित करने के बाद उसकी सारी संपत्तियों पर अधिकार कोर्ट का हो जाता है और उसके जीवन यापन करने के लिए कुछ संपत्तियां जिनको हम अविभाजनीय संपत्तियां कहते हैं, शॉर्ट में भी मैंने कहीं रखा होगा, अविभाजनीय संपत्तियां क्या होती हैं, ये वो संपत्तियां होती हैं, ये लिखा है नॉन डिवाइडेबल असेट्स, जिनको लेनदारों में नहीं बांटा जा सकता। बहुत इंपॉर्टेंट है, अविभाजनीय संपत्तियां कौन कौन सी होती हैं? बच्चे के खिलौने, खाना बनाने के बर्तन, पहनने ओढ़ने के जो कपड़े होते हैं वो, कार्य करने के औजार और पत्नी का सुहाग के गहने, ये चाहे अरबों के क्यों ना हो, इन चीज़ों को छोड़ दिया जाता है एक एक्ट में। और दूसरे एक्ट में क्या होता है कि इनकी एक लिमिट है कि कितने रुपए तक की छोड़ी जा सकती हैं, ओके।
तो भारत में दिवालिया कानून के बारे में लिखिए। दो कानून हैं, एक प्रांतीय दिवाला अधिनियम है और एक प्रेसिडेंसी टाउन्स दिवाला अधिनियम है। मुंबई, मद्रास, कलकत्ता, 3 प्रेसिडेंसी शहर हैं जिनमें प्रेसिडेंसी एक्ट लगता है और भारत के अन्य स्थानों पर दूसरा एक्ट लगता है। दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया बताइए और स्थिति विवरण का नमूना बनाइए। भैया दिवालिया घोषित करने की जो प्रक्रिया है इस पे मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा, बना हुआ है जो आप देख सकते हैं। दिवालिया घोषित होने की प्रक्रिया बहुत ही आप सिस्टम से लिखिएगा क्योंकि उसमें मार्किंग बहुत अच्छी मिलेगी। स्थिति विवरण का नमूना 8 लिस्टें हैं, 4 लिस्टें हमारे लायबिलिटी साइड की हैं और 4 लिस्टें असेट्स साइड की हैं। ओके, 4 लिस्टों में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, फुली सिक्योर्ड, पार्टली सिक्योर्ड और प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स, पूर्वाधिकार लेनदार इस वाले चैप्टर के बहुत 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओके, निकालने के लिए भी आ सकते हैं, मैंने शॉर्ट में भी कहीं ना कहीं रखे होंगे जरूर। तो ये समझ में आ गया होगा कि डिफाइन द इंसॉल्वेंट, राइट अबाउट द इंसॉल्वेंसी एक्ट इन इंडिया, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इंसॉल्वेंसी, गिव फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ये अंग्रेजी में क्वेश्चन हो गया, हिंदी में भी मैंने समझा दिया। समुद्री यात्रा खाते किसे कहते हैं, ये क्यों और कैसे बनाए जाते हैं। समुद्री यात्रा खाते का एक नमूना दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, या तो न्यूमेरिकल आ जाता है या आपसे कहता है कि आप एक नमूना दीजिए काल्पनिक के आधार पर। अरे तो दोस्तों जो इसमें आपने न्यूमेरिकल को पढ़ा है उसमें आप देख लीजिएगा 10-5 एंट्री को उठा करके, क्योंकि क्रेडिट साइड में तो 4 ही जाती हैं, ठीक है। और जो डेबिट साइड है उसमें खर्चे इत्यादि हैं, कैपिटल के खर्चे हैं, जहाज का खर्चा है, तेल है, फ्यूल है, ठीक है, बीमा है, वो सब डाल करके बना दीजिएगा। ये तो बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत ही जितना इजी है उतना ही इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों ये। तो समुद्री यात्रा खाते कहते किसके लिए हैं मैं आपको समझा दूं कि व्हाट इज वॉइस अकाउंट, हाउ एंड वाई इट इज प्रिपेयर्ड, गिव अ फॉर्म ऑफ वॉइस अकाउंट। तो समुद्री यात्रा के लिए दोस्तों बता दूं, प्राचीन समय में जो आवश्यकताएं थी हमारी वो सीमित थीं, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि मनुष्य की इच्छाएं अनंत होती चली गईं और अनंत इच्छाएं होने के साथ साथ में क्या हुआ, उसने बाहर निकलना सीखा। और बाहर निकलने के बाद में उसने क्या काम किया कि कुछ ऐसी कल्पना की कि वो अलग दिखे, और अलग दिखने के लिए दोस्तों उसने अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाया और आवश्यकताओं को खूब इंक्रीज करने के बाद में उसने देखा कि अरे कुछ वस्तुएं तो विदेशों में बड़ी अच्छी हैं जो हमारे यहाँ पर नहीं है, क्यों ना उनको वहाँ से लाया जाए। तो दोस्तों विदेशों से वस्तुओं का आयात निर्यात करने के लिए जहाज़ों का साधन अपनाकर, पानी में चलने वाले जहाज, इनका साधन अपना करके व्यापार शुरू हो गया। अब जब बिजनेस शुरू हुआ, व्यापार शुरू हुआ जहाज़ों के माध्यम से, तो जहाज की जो यात्राएं हैं जाने वाली और आने वाली, उनसे संबंधित अकाउंटिंग की जरूरत पड़ी, लेखांकन की जरूरत पड़ी। जी हाँ, तो समुद्र में जो समुद्री यात्राएं हैं उनका लेखांकन एक विशेष ढंग से करना समुद्री यात्रा खाते कहलाता है, ठीक है। समुद्री यात्रा खाते यही चीज होते हैं। अब समुद्री ये क्यों कैसे बनाए जाते हैं भैया, क्यों बनाए जाते हैं? अरे हिसाब किताब रखने के लिए कि जहाज गया और लौट करके आया, कितनी इनकम हुई, कितने खर्चे हुए, खर्चों में कितना कमीशन दिया, कितना भाड़े का बीमा गया, कितना फ्यूल खर्च हुआ, ठीक है, कितना स्टोर खर्च हुआ, कितना कैप्टन के खर्च हुए, कितना जो जहाज है वो घिस गया। तो ये सारे खर्चे डेबिट साइड में होते हैं और जितनी भी इनकम्स होती हैं वो क्रेडिट साइड में दिखाई जाती हैं, ठीक है। क्रेडिट साइड में सिर्फ 4 ही चीज़ें दोस्तों पड़ेंगी और वो कतई बिल्कुल फिक्स हैं, उनके अलावा कुछ भी दिखाई दे सब डेबिट में डालते हुए आप चले जाइएगा। ओके, फ्रेट आउटवार्ड, फ्रेट इनवार्ड और बॉयज इन प्रोग्रेस क्रेडिट साइड में डालनी पड़ जाती है, और जो बचा हुआ स्टॉक है वो डालना पड़ जाता है, बाकी उधर का टोटल लगा करके जो कुछ भी बचता है डेबिट साइड में। ओके, बहुत सरल है, मैं वीडियो बना दूंगा इसके न्यूमेरिकल्स के लिए, आप 4-5 देखेंगे समझ में आ जाएगा, बहुत सरल चैप्टर है ये। अगला है दोस्तों विभागीय खाते क्या होते हैं। दोस्तों विभागीय खाते और शाखा खाते, ये 2 चैप्टर हैं आपके, दोनों के न्यूमेरिकल एक साथ नहीं आते हैं। इसीलिए है कि इन चैप्टर को टीचर्स जो हैं, जो अच्छे टीचर्स हैं, वो बिल्कुल बाद में पढ़ाते हैं, क्योंकि वहाँ पर 4 चैप्टर तैयार कराना, यानी रॉयल्टी अकाउंट, बॉयज अकाउंट, इंसॉल्वेंसी अकाउंट और हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। मैं जिस क्रम में बोल रहा हूँ उसी क्रम में दोस्तों सुनना। रॉयल्टी अकाउंट, बॉयज अकाउंट, इंसॉल्वेंसी अकाउंट, हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट अकाउंट, इन 4 चैप्टर के न्यूमेरिकल तैयार करने के बाद फिर ब्रांच अकाउंट और डिपार्टमेंटल अकाउंट को पढ़ाते हैं अधिकांश टीचर। मोस्टली मैंने देखा, आपके सर ने अगर कैसा ही पढ़ाया हो नाराज नहीं होइएगा,
ये इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि इधर इन 2 चैप्टर को अगर हम तैयार करते हैं तो दोनों क्वेश्चन आने की श्योरिटी नहीं होती है, लेकिन वहां पर रॉयल्टी ऑफ बॉयज अकाउंट अगर पढ़ा देते हैं तो दोनों क्वेश्चनों के लगभग में 99% चांसेस होते हैं। ओके, और वैसे तो सब तैयार करना चाहिए, सब तैयार कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आगे आपको कुछ ना कुछ करना जरूर है। हमारे चैनल से जुड़ने के बाद अगर कामयाब होने का सपना अगर आपने ना देखा तो फिर पढ़ना बेकार है हमारे चैनल पे, क्योंकि बीकॉम तो हम नोट्स दे देंगे उसी से हो जाएगा, लेकिन हमें कुछ बनना है। धैर्य रखिएगा, मेहनत करिएगा, और तब तक थकान नहीं महसूस कीजिएगा, दर्द महसूस नहीं कीजिएगा, नींद महसूस नहीं कीजिएगा, और कोई किसी समस्या को सामने मत आने दीजिएगा जब तक कामयाबी मिल ना जाए। लगे रहिएगा कॉमर्स विद संजीव सर के साथ। यहाँ पर समुद्री यात्रा खाते का एक नमूना बनाने के लिए आता है, वो भी हमने समझा दिया। विभागीय खाते की जो बात चल रही है, तो शाखा और विभागीय। शाखा का मतलब क्या होता है कि कोई एक बिजनेस जब जगह जगह ग्राहकों के पास तक अपने एक जैसे नाम से ही एक जैसी सुविधाएं पहुंचाता है, उस व्यापार को हम शाखा व्यापार कहते हैं। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है वो दोस्तों मुंबई में है। यू नो वेरी वेल दैट एसबीआई इज द एजेंट ऑफ आरबीआई। आरबीआई का ये एजेंट है, और इसने जहां पर भी शाखाएं खोली होंगी, आपने देखा होगा एक सा बोर्ड लगा होगा, एक सा लिखा हुआ होगा, एक से बिल्कुल खाते ओपन हो रहे होंगे, ठीक है। पूरा ट्रांजैक्शन से लेकर के अकाउंटिंग तक का जो वर्क है बिल्कुल एक सा होता है। तो जगह जगह पर ये व्यापार खुलता है, उसको क्या कहते हैं? शाखा व्यापार। लेकिन जब एक छत के नीचे ही कई तरह के व्यापार चल रहे होते हैं, उन्हें हम कहते हैं विभागीय व्यापार। अब इनका हिसाब किताब रखने के लिए जो खाते बनाए जाते हैं वो शाखा खाते, शाखा के रखे जाएं तो शाखा खाते, और विभाग के रखे जाएं तो विभागीय खाते। जैसे आपका कॉलेज है दोस्तों, उसमें क्या है, कॉमर्स डिपार्टमेंट अलग है, साइंस डिपार्टमेंट अलग है, आर्ट डिपार्टमेंट अलग है, ठीक है। और बीबीए बीकॉम डिपार्टमेंट भी अब तो अलग अलग मतलब क्लासेस के नाम से भी बनाने लगे हैं। तो कुल मिलाकर के इन सब डिपार्टमेंटों का हिसाब किताब रखने के लिए जो खाते तैयार किए जाते हैं उन्हीं को डिपार्टमेंटल एंड ब्रांचेस अकाउंट कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर इन दोनों में अंतर भी खूब पूछता है, शाखा व विभागीय व्यापार में क्या अंतर है, ठीक, आप समझ गए होंगे। संयुक्त व्ययों को कैसे करके बांटा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जगह थोड़ी कम थी दोस्तों। यहाँ पर अंग्रेजी में है एलोकेशन ऑफ जॉइंट एक्सपेंसेस, यानी कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो पूरे कॉलेज पे हुए, अब अलग अलग डिपार्टमेंट में उसको कैसे करके डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ये बहुत पूछा जाता है। ओके, अंग्रेजी में एक्सप्लेन डिपार्टमेंटल अकाउंट, ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंट, यानी इसके कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंस बिटवीन द ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट, एलोकेशन ऑफ जॉइंट एक्सपेंसेस। ओके, ये प्रश्न है जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपके लिए इस समय मिल रहा है। ये प्रश्न आएगा जरूर दोस्तों, इससे 100% आना दोस्तों। हो सकता है ऊपर के एक आध क्वेश्चन नीचे शॉर्ट में आ जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। लॉन्ग में इससे अलग कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, अगर आपको मुझ पर विश्वास है तो, ठीक है। अब हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की, क्योंकि अब तक जो जो इंपॉर्टेंट दिया है वही आया। हमारा कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो एग्जाम में बैठ करके और वहां पर परेशान हो। क्यों? आप परेशान होंगे तो समझ लो सभी परेशान होंगे। विश्वास के साथ इनको तैयार कीजिएगा। अगला है लघु कार्य राशि की वसूली क्या है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। लघु कार्य, शॉर्ट वर्किंग जिसे हम कहते हैं, ये क्या होती है शॉर्ट वर्किंग? शॉर्ट माने क्या होता है? कम। कार्य का मतलब क्या होता है? अरे जो हम एक एम को पूरा करने के लिए कार्य कर रहे हैं वो हमारा कार्य कहलाता है। यानी उत्पादन के लिए जो हम एक प्रोसेस से गुजर रहे हैं वो हमारा क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। अरे भाई, जिससे हमने कोई चीज अधिक रॉयल्टी पर ली है, यानी रॉयल्टी हमें चुकानी है, किराए जैसी स्थिति में ली है, तो भैया उसे अगर 10,000 देना है तो 10,000 के बराबर अगर हम अर्न नहीं कर पाए, पैदा नहीं कर पाए, तो जो पैसा हमें अपने पास से देना पड़ेगा न्यूनतम किराए के लिए, डेड रेंट के लिए, वही हमारी क्या कहलाती है? लघु कार्य राशि कहलाती है। ठीक है। एक होता है दोस्तों मृत किराया जिसे कहते हैं, मृत किराया कह दें या मिनिमम रेंट कह दें, ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, मृत किराया, न्यूनतम किराया, ठीक है, फिक्स्ड किराया, यानी उससे कम मालिक लेगा ही नहीं। अगला है नजराना क्या होता है, इसका नमूना बनाइएगा। नजराना बहुत पूछा जाता है, नजराना, ठीक है। इसे सलामी, प्रब्याज, ठीक है, और पगड़ी, जगह जगह पर स्थानीय लोगों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। नजराना का मतलब ये होता है जब हम किसी की खान, किसी की संपत्ति, कोई योग्यता, जब हम उसको ले रहे होते हैं तो क्या होता है, एक इकट्ठी अमाउंट वो हमसे अलग से ले लेता है। रॉयल्टी तो लेगा ही लेगा, लेकिन एक निश्चित अमाउंट है वो हमसे अलग ले लेगा। तो उसके लिए क्या होता है कि वो जितने वर्ष की होती है उसमें हर साल क्या होता है कि उतना लाभ हानि खाते में ट्रांसफर होता हुआ चला जाता है। इसे हम नजराना अकाउंट कहते हैं। अगला है हमारा
कमी खाता का अर्थ व नमूना दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कमी खाता। देखिए इंसॉल्वेंसी वाले चैप्टर में क्या होता है दोस्तों कि उसके दायित्व ज़्यादा हो गए। ग्रॉस लॉयल्टी का पहला कॉलम होता है, ग्रॉस लायबिलिटी के बाद में जो एक्सपेक्टेड टू रैंक निकल करके आता है, पता चला असेट्स कम रह गई उसकी और मतलब दायित्व ज़्यादा हैं, तो दायित्वों से असेट्स कितनी कम है, यानी कितनी कमी पड़ गई, बस उसी खाते को हम कमी खाता कहते हैं। डेफिशिएंसी अकाउंट इसके लिए कहते हैं और इसका फॉर्म भी आपको बुक्स में मिल जाएगा या मैं PDF दूंगा उसमें आपको मिल जाएगा। अगला है चालू यात्रा किसे कहते हैं। अरे वह यात्रा जो अभी पूरी नहीं है, जहाज चला गया, वहाँ जहाँ जाना था वहाँ पहुँचा नहीं है, या चला गया उधर से भी चल पड़ा, अभी लौट करके हमारे यहाँ तक आया नहीं है, तो ऐसी यात्रा को हम चालू यात्रा कहते हैं। यानी वह यात्रा जो लगभग लगातार चल रही है इसे हम चालू यात्रा कहते हैं। अपूर्ण यात्रा में इसकी गणना कैसे होती है भैया। अपूर्ण यात्रा में जो एक्सपेंसेस निकालते हैं, क्रेडिट की इनकम डेबिट साइड में डाल दी जाती है खर्चों की ओर, और खर्चे डाल दिए जाते हैं इनकम की ओर। उससे क्या होता है, एक दूसरे का इफेक्ट ये खत्म कर देती हैं और हमारी जो अकाउंटिंग होती है एकदम करेक्ट होती है। तो गणना कैसे करते हैं, पहले निकलते हैं दोस्तों क्लियर कट एक्सपेंसेस। इसकी जो गणना होती है विशेष ढंग से होती है। क्लियर कट एक्सपेंसेस को लिखिएगा, दूसरे नंबर पे फ्रेट इंश्योरेंस को, और तीसरे नंबर पे अदर इंश्योरेंस वो अदर एक्सपेंसेस को, और एक कैलकुलेशन के थ्रू इसकी गणना कर लेते हैं। ठीक है, ये न्यूमेरिकल का पार्ट है। अगला है अग्नि बीमा। देखिए आग से अगर क्षति होती है, अगर आपने बीमा करा लिया है तो उसका दावा कितना मिलेगा, यानी हम जो क्लेम करते हैं वो कैसे करके सेट होगा, इसके बारे में आपको लिखना है। सामान्य व असामान्य हानि क्या है, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, ये आपको बीकॉम सेकेंड ईयर में भी खूब जम के मिलेगा। ओके, यानी इससे अगले क्लास में लागत लेखांकन में भी ये चीज़ खूब मिलती है। ठीक, सामान्य व असामान्य हानि। देखिए जब हम किसी प्रोडक्शन को करते हैं तो एक कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो हो ही जाते हैं, नुकसान होना ही होना है। ओके, उनको हम नहीं रोक सकते हैं, तो वो हमारी कहलाती है सामान्य हानि। अब असामान्य क्या होती, जरूरत से ज़्यादा नुकसान होना, जरूरत से ज़्यादा कमी होना, वो कहलाती है हमारी असामान्य हानि। ऐसे समझ में ना आया हो ऐसे समझो, आपके पास में एक बाइक है और मेरे पास में भी एक बाइक है। हम जब बाइक को लेकर के चलते हैं तो कंपनी ने अधिकांश लोगों को जो बाइकें सेल की हैं वो 60 किलोमीटर पर लीटर पे एवरेज दे रही हैं। अब पता चला तुम्हारी 70 का एवरेज दे रही है, मेरी 50 का ही एवरेज दे रही है, तो आपकी असामान्य बचत हो गई, क्योंकि आपको 10 किलोमीटर पर लीटर पे एक्स्ट्रा एवरेज मिल रहा है और हमें 10 किलोमीटर की क्या हो गई, लॉस हो गई। इसी को हम असामान्य कहते हैं। अब सामान्य क्या होता है, 60 की जगह पे किसी का 59 दे रही, किसी का 61 62 दे रही, एक सामान्य बात है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होना। ओके, तो ये तैयार कर लेंगे। अगला है अविभाजनीय संपत्तियां। वे संपत्तियां जो दिवालिया घोषित किया जा रहा है उसकी कुछ संपत्तियों को किसी में नहीं बांटा जा सकता है, उन्हीं को हम अविभाजनीय संपत्तियां कहते हैं। और अंग्रेजी में से व्हाट इज अनडिवाइडेबल असेट्स करके आता है। अच्छा, इनकी देखिए अंग्रेजी में बताता चलूँ। लौहकारी राशि की वसूली के लिए व्हाट इज द रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग है। नजराना को व्हाट इज नजराना, ड्रा द फॉर्म। कमी खाता का अर्थ और नमूना दीजिए। गिव द मीनिंग एंड फॉर्म ऑफ डेफिशिएंसी अकाउंट। और चालू खाते के लिए व्हाट इज बॉयज अकाउंट प्रोग्रेस, व्हाट इज बॉयज इन प्रोग्रेस, हाउ बी कैलकुलेट इट इन बॉयज इन प्रोग्रेस। अग्नि बीमा वाला कैलकुलेट द फायर इंश्योरेंस क्लेम के नाम से आ जाएगा। सामान्य व असामान्य हानि व्हाट इज द नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस पूछेंगे। अविभाजनीय संपत्तियां किसे कहते हैं, व्हाट इज द अनडिवाइडेबल असेट्स, यानी वो असेट्स जिनको डिवाइड नहीं किया जा सकता। मैंने थोड़ी देर पहले इनको बताया भी था कि हमारे कार्य करने के औजार हैं, ठीक है, पत्नी के सुहाग के गहने हैं, जिसमें चूड़ी, मंगलसूत्र, तिलक, हार, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है, और बच्चों के खिलौने हैं, ठीक है, चारपाई है, ओढ़ने बिछाने के कपड़े हैं, ठीक है, खाना खाने के बर्तन हैं, वो इन चीज़ों में आती हैं, लेकिन दोनों एक्ट के आधार पर पढ़ लीजिएगा, 1909 और 1920। अगला है असुरक्षित एवं अंशतः सुरक्षित लेनदार में अंतर लिखो। ठीक है, ये आपको दिवालिया वाले चैप्टर में ही मिल जाएगा। ठीक है, दोनों में क्या अंतर है। अंशतः सुरक्षित का मतलब है कि आप जब जो व्यक्ति दिवालिया घोषित हो रहा है उसने क्या किया कि आपसे पैसे लिए तो कुछ चीज़ें गिरवी भी रख दी, लेकिन वो पूरी नहीं थी, दिए आपने 10,000 हैं और संपत्ति गिरवी रखी हुई है आपकी 10,000 से कम, चाहे वो 8,000 की, 7,000 की, 6,000 की, तो आपका जो पैसा है वो अंशतः सुरक्षित हुआ। अंशतः का मतलब एक हिस्सा सुरक्षित हुआ, और असुरक्षित का मतलब होता है जिसके पीछे गिरवी कुछ रखा हुआ नहीं है, यानी विश्वास पे दे दिया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला शाखा खाते क्या है, यू वेरी वेल दैट द ब्रांचेस अकाउंट, अबाउट द ब्रांचेस अकाउंट मैंने यहाँ पर जो है समझा दिया था। तो आगे शाखाओं में क्या अंतर है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि शाखाएं कितने प्रकार की होती हैं। आश्रित शाखा, निराश्रित शाखा, देशी शाखा, विदेशी शाखा, अंतर्देशीय शाखा,
ठीक है, इंटरनेशनल ब्रांचेस भी कहते हैं, ठीक है। इनमें क्या अंतर है, बहुत सरल है, एक बार आप पढ़ेंगे सब तैयार हो जाएगा। अगला, लेखांकन प्रमाप क्या है, लेखांकन प्रमाप को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय लेखांकन प्रमाप को स्पष्ट कीजिए। व्हाट आर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एक्सप्लेन अबाउट द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। देखिए ये क्वेश्चन एक ऐसा है जिसमें आप बनावट नहीं दिखा सकते, आप अपनी ज़्यादा बुद्धि का प्रयोग नहीं कर सकते हो। इसमें जो है वही एग्जैक्ट आपको लिखना पड़ेगा, और इनके जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं ये आप उनको लिख करके तैयार करिए। एक वीडियो मैंने बनी होगी कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, वो उस वीडियो में मिल जाएंगे आपके लिए। अगला है पूर्वाधिकारी लेनदार को समझाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। देखिए प्रेसिडेंसी टाउन्स दिवाला अधिनियम और प्रांतीय दिवाला अधिनियम दोनों के आधार पर इनकी कैलकुलेशन एक टेबल के माध्यम से आपकी बुक में मिलेगी, उस टेबल के माध्यम से देख लीजिएगा। ओके, चालू व्यवसाय की अवधारणा, देखिए ये चालू व्यवसाय की अवधारणा, ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी चालू व्यवसाय की अवधारणा ये कहती है कि कोई भी बिजनेस एक बार सेट कर दिया, एक बार चल गया, तो उसके समाप्त होने का कोई टाइम निश्चित नहीं होता है। ओके, ये माना जाता है कि वो व्यापार लंबे समय तक चलता रहेगा, रन करता रहेगा और प्रगति करता रहेगा। ओके, तो ये दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन था। मृत किराया डेड रेंट उसी के लिए कहते हैं, न्यूनतम किराए के लिए, जो हमारे रॉयल्टी वाले चैप्टर में है। दोस्तों इतने क्वेश्चनों को तैयार करने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। जो समझ में नहीं आ रहा हो उसके लिए मैं एक मोबाइल नंबर यहाँ पर दे देता हूँ, उस पर आप अपना नाम, एड्रेस और क्लास लिख करके 9719811101 पर व्हाट्सएप कर दीजिए। आपका नंबर नाम से नहीं कोडिंग से जुड़ेगा, किसी को पता नहीं कि ये नंबर किसका है, हमें भी पता नहीं होता ये नंबर किसका है, ठीक है। और आप भी अपने दोस्तों के नंबर देखेंगे तो आप बता ही नहीं सकते कि कौन सा नंबर किसका है। बस इसी नंबर के थ्रू आपको PDF है, इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, आप तक पहुँच जाएंगी। और अगर इन सब का आपके पास में पूरा मैटर है तो फिर जुड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे ही बहुत लोगों के मैसेज आ जाते हैं, कई कई दिन लग जाते हैं वेटिंग में उनको ऐड करना और उनको ग्रुप में शामिल करके उन पे सेंड करना। ओके, लड़कियों का अलग ग्रुप बनता है, लड़कों का अलग ग्रुप बनता है, तो वहाँ पर अपना नाम इत्यादि है वो इसीलिए आपका मांगा जाता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये मैंने पूरा समझाया, उम्मीद है दोस्तों अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और न्यूमेरिकल के लिए अगर मैं बात करूं तो न्यूमेरिकल में दोस्तों सबसे पहले आप एक बॉयज़ अकाउंट और रॉयल्टी अकाउंट के क्वेश्चन, सबसे पहले तो बॉयज़ अकाउंट क्योंकि वो इजी भी है, चैप्टर भी छोटा है, दूसरे नंबर पर रॉयल्टी अकाउंट, फिर तीसरे नंबर पर आप आगे बढ़ेंगे तो आप इंसॉल्वेंसी ले लीजिएगा, चौथे नंबर पर हायर परचेज सिस्टम, पाँचवें और छठे नंबर पर आप ब्रांच अकाउंट एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट को ले लीजिएगा। और वैसे दोस्तों आपको 3 ही तो सॉल्व करना है, 3 सॉल्व करना है, बॉयज़ अकाउंट, रॉयल्टी अकाउंट और इंसॉल्वेंसी और हायर परचेज, 4 को तैयार कर लेते हैं तो तीनों उम्मीद है कि आपके फंस जाएंगे, ठीक है क्वेश्चन। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लें। आप हमसे जुड़े रहें, आपका जो प्यार है भरपूर हमें मिल रहा है, क्योंकि छोटे से समय में आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऊंचाइयों पर भेजा है, आपके आभारी हैं हम। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिएगा कॉमर्स विद संजीव सर के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।